नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक नया ट्रेंड चला है जिसमें फिल्में बनाई जाती हैं। फिल्में पहले भी बनती थीं, लेकिन पहले फिल्में मोहब्बत का संदेश लेके आती थी, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश लेकर आती थी। दहेज पर कभी बात होती थी, कभी ट्रिपल तलाक पे बात हुई, जैसे कि निकाह फिल्म बनी थी। इस तरह की चीजें होती थी, समाज की बेहतरी के लिए फिल्में बनती थी। लेकिन अब जो ट्रेंड चला है उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए फिल्में बनाई जा रही हैं। कश्मीर फाइल्स के बारे में आप जानते हैं, केरला फाइल्स के बारे में आप जानते हैं। ऐसे जिहाद की वो कौन सा जिहाद, लव जिहाद, और किसकी बात की गई जिसके लिए कहीं कोई आंकड़ा अवेलेबल नहीं था। और ये नफरतें समाज में बहुत तेजी के साथ फैलती हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है, विजुअल्स देखते हैं और उसके बाद तमाशे होते हैं। आप जानते हैं कश्मीर फाइल्स के बाद क्या क्या हुआ था। इसी क्रम में एक फिल्म बन रही थी, उदयपुर फाइल्स। बन क्या रही थी, बन गई थी, उसका ट्रेलर रिलीज किया गया। ट्रेलर जो था वो बेहद आपत्तिजनक था। उदयपुर में जो कन्हैया लाल एक टेलर था, उसकी हत्या हुई थी। उस हत्या से जोड़कर ये फिल्म बनाई गई है, ज्ञानव्यापी, और क्या क्या इसमें सारा कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। ये भी आपको बता दूं कि कन्हैया लाल की हत्या में जिन लोगों का नाम आया था, जो 2 लोग शामिल थे, उनको बाद में पाया गया था कि वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए थे। खैर, जब इस फिल्म का ट्रेलर आया तो कुछ लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने उसको स्टे लगाया है। इन्हीं लोगों में से एक हैं डॉक्टर शुजात कादरी, जो आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी हम एक टिप्पणी चाहेंगे। देखिए सर, पिछले कुछ अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्रेंड बन गया है कि ऐसी घटनाओं को जिससे मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ हो उसको आप उठाइए और मुस्लिम सोसाइटी को डिमोनाइज करके दिखाइए और आप फिर पॉपुलर हो जाएंगे। ये पहले छुट भैये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं गली कूचों के, उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया और फिर यही चीज़ अब हमारी जो सिनेमा जगत है वो इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो सोसाइटी में जो होता है वो सिनेमा उसका एक दर्पण होता है। सिनेमा पिछले कुछ सालों से हमने देखा, जैसा आपने अभी जिक्र किया, कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए वहाँ पे ऐसी मूवीज बन रही हैं, ऐसे सीरियल्स आ रहे हैं और उसकी वजह से कुछ लोग अपना वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं। इसी को देखते हुए दो तीन मूवीज से पहले आई जिनका आपने जिक्र किया, मैं उस पर तफसील से जाना मुनासिब नहीं समझता। अब हम आ जाते हैं उदयपुर फाइल में। सर 2022 में उदयपुर में एक टेलर था कन्हैया लाल, उसकी निर्मम हत्या की गई थी। जब हत्या की गई, मुझे लगता है कि सभी ने उसका कंडेम किया। हम लोगों ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसका कंडेम किया और सभी मुसलमानों ने कंडेम किया कि जिस प्रकार से कन्हैया लाल की हत्या की गई है वो दुखद है, नहीं होना चाहिए। अब कन्हैया लाल एक की हत्या के बदले आप पूरे मुस्लिम सोसाइटी को, नहीं एक घटना के आधार पर आप उस पूरे मुस्लिम सोसाइटी को नहीं जोड़ सकते। जो उदयपुर मूवी आने वाली थी, जिसको भी कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिसका पहले नाम था ज्ञानवापी फाइल, फिर इसका नाम बदला गया, अब उदयपुर फाइल कर दिया गया है। इस एक घटना के आधार पर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को डिमोनाइज करने की, उनको शक की निगाह से देखने में, उनको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई है इस मूवी में। एक आपत्तिजनक चीज तो ये है। दूसरी, कि इसमें जो ट्रेलर के हिसाब से अभी हम बता सकते हैं, क्योंकि अभी स्क्रीनिंग नहीं हुई ना, पब्लिक डोमेन में वो चीजें उपलब्ध हैं। दूसरी इसमें बड़ी बात ये कि याद है हम सब लोगों को कि नुपुर शर्मा जो बीजेपी की एक नेत्री थी, उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। उनके उस बयान को एज इट इज इस मूवी में ट्रेलर में दिखाया गया है। हमें याद है कि जब वो बयान दिया गया था, भारत डिप्लोमेटिक स्तर पर बहुत ही भारत को एम्बेरसमेंट महसूस हुआ था और फिर हमारे सरकार ने उस पर स्टेप लिया और उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित भी किया गया था। तो हम देख चुके हैं कि नुपुर शर्मा के बयान से मुस्लिम देश, अरब देशों में किस तरह से हम डिप्लोमेटिक तौर पर अलग थलग पड़े थे। एक ऑलरेडी वो हादसा हमारे साथ हो गया है जिससे हम गुजर चुके हैं, फिर इस मूवी में दिखा करके वो स्थिति दोबारा से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी जो बहुत ही आपत्तिजनक बात ये है इस मूवी में कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है,
बनारस में कोर्ट पे अभी वो मामला विचाराधीन है। तो जो बिल्कुल। मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, उस पर किसी को पक्ष में विपक्ष में कोई कमेंट करने से बचना चाहिए। इस मूवी में उसको एक तरफा एंगल से ज्ञानवापी के मसले को भी दिखाया गया है। तो ये 3 बड़े-बड़े मेन पॉइंट हैं। एक और इसमें बात है कि कुछ मदारिस हैं, उनके बारे में भी कुछ चीज़ें कही गई हैं कि वो आतंकवाद के अड्डे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि 1-2 मदरसों में हो सकता है कि कुछ जो एफिलिएशन जिनका है, हो सकता है कि वहाँ से कुछ लोग ऐसे निकले हों। लेकिन मेजर मदरसों में ऐसा नहीं है कि वहाँ से टेररिस्ट निकले हों या रेडिकल एलिमेंट वहाँ से निकले हों। तो ये सब बातें थी जिनकी वजह से हम लोगों ने समझा कि इस मूवी अगर आती है तो सोसाइटी के बीच में एक नफरत पैदा होगा, एक जो मिसट्रस्ट है वो और बढ़ेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ये जरूरी है कि इस मूवी पर सरकार, कोर्ट जो है वो संज्ञान ले। इसलिए वजह से हम लोग गए और हमें बहुत बहुत खुशी इस बात की है कि कोर्ट ने इस पर फिलहाल स्टे दे दिया है। आपने एक बढ़िया बात कही कि एक व्यक्ति को लेकर पूरे समुदाय को जो है डिमोनाइज करने का मामला, पूरे समुदाय को बदनाम करने का मामला। और हालत ये है कि आपने नुपुर शर्मा का जिक्र किया और उस समय के डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स का जिक्र किया, उसका असर है, ऐसा नहीं है कि उसके असरात खत्म हो गए हैं। अभी जब हम अकेले पड़े हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के खिलाफ, जबकि देश का सारा मुसलमान, एक-एक मुसलमान जो है, हिंदू, सारी जनसंख्या जितने होते हैं, सब अपनी सरकार के साथ खड़े थे। लेकिन विदेशों में किसी मुल्क से हमको समर्थन नहीं मिला, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने मुल्कों में जाते हैं, बड़ी उनकी इज्जत होती है, खातिर होती है। उनको इनाम और इकराम भी अब बहुत सारा मिल चुका है, मतलब कई सारे देशों का जो हाईएस्ट अवार्ड है, वो उनको मिल चुका है। ये सब है, लेकिन हमारे साथ खड़े होने को लोग तैयार नहीं हुए। ये वाला मसला लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि जो सारा तमाशा हो रहा है, इससे नुकसान असल में देश का हो रहा है। और यहीं एक और सवाल है कि इतनी सारी लिंचिंग्स हुई हैं, इतनी सारी घटनाएँ हुई हैं, उनको आधार बनाकर सारे हिंदू समुदाय को तो कोई बदनाम करता नहीं। फिर ये कोशिशें आपको क्या लगता है कि क्यों बार-बार चल रही हैं? वेस्टेड इंटरेस्ट हैं या फिर इससे पैसा कमाने की भूख है या फिर कोई और चीज़ है? सर, बिल्कुल, ये ट्रेंड अगर देखें तो इससे पूरा यही समझ में आता है कि इसमें नंबर 1 वेस्टेड इंटरेस्ट है, दूसरा उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। यानी वेस्टेड और पॉलिटिकल एक ही बात हो गई कि वो इस मूवी के हुँ। ज़रिए, अगर आप अमित जानी का ऐसा इतिहास देखें तो अमित जानी को कोई बॉलीवुड हिस्ट्री में, कोई फ़िल्मी दुनिया में इतना वो फ़ेमस नहीं है। लेकिन अब इस मूवी के आने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग में इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो ये वही ट्रेंड है कि एक तो सत्ता के जो लोग हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, सत्ता में जो पार्टी बैठी है, उनके करीब आ जाएँगे। उनका इनको आशीर्वाद मिल जाएगा। एक ये इंटरेस्ट रहता है। दूसरा ये इंटरेस्ट रहता है कि अभी जो एक सोसाइटी में ट्रेंड चल रहा है कि जो मुसलमानों के खिलाफ जितना ज़्यादा उग्र हो सकता है, मुसलमानों के खिलाफ जितनी ज़्यादा नफ़रत भरे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कर सकता है, वो हमारा आदर्श होगा, वो हमारा हीरो होगा। तो एक दूसरा इसमें उनका इंटरेस्ट ये लगता है। लेकिन सर, मुझे हैरत इस बात की है कि ये लोग जो जो इस तरह की फ़िल्में बना रहे हैं, वो दक्षिणपंथी लोग हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्र भक्त हैं, हम राष्ट्र प्रेम से ओत-प्रोत हैं। तो सर, सब राष्ट्र प्रेम का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो ये होना चाहिए कि आपके देश के अंदर राष्ट्रीय एकता मज़बूती से कायम रहे, मज़बूती से बनी रहे। अगर इस तरह की मूवी आप लेके आते हैं, तो इससे तो सोसाइटी के बीच में विभाजन पैदा होगा, सोसाइटी के बीच में मिसट्रस्ट पैदा होगा। तो आप तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप तो राष्ट्र प्रेमी हो ही नहीं सकते, आप तो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकते। तो मुझे तो हैरत है ऐसे लोगों पर जो इस तरह की मूवी बना करके आप एक लार्जर कम्युनिटी को, जो आपके यहाँ रह रही है, सदियों से रह रही है, जिसने पाकिस्तान को नकारा, जिसने जिन्ना की थ्योरी को नकारा, जिसने इस्लामिक स्टेट को नकारा, जो बना और आज भी नकार रही है, सेकुलरिज्म में विश्वास कर रही है, उसको आप दूर करके आप तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। एक सवाल अभिव्यक्ति की आज़ादी का उठाया जाता है कि संविधान में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो चाहे बोल सकता है। ये अलग बात है कि उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी का लाभ जो है वो हेमंत मालवीय जैसे कार्टूनिस्ट को नहीं दिया जाता है। आज क्या हुआ कोर्ट में मुझे नहीं पता है, लेकिन हाई कोर्ट तक से उनको ज़मानत नहीं मिली थी, एक कार्टून बनाने के लिए।
तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप चूँकि कानून को भी बहुत कायदे से जानते हैं, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला इससे कहाँ जुड़ता है? ये आप लोगों ने जो किया वो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक कहा जा सकता है? सर ये बहुत ही अभिव्यक्ति की आज़ादी तो बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ हो गई है आज के टाइम पे। जहाँ हमें लगेगा कि हमें इनकी आवाज़ को दबाना है, वहाँ हम कानून का सहारा ले लेंगे, बहुत सारी धाराएँ बता देंगे और जहाँ लगेगा कि छूट देनी है, वहाँ कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। अगर आपने ही बताया कि कार्टूनिस्ट जिनका आपने ज़िक्र किया, वो उनको अभी ज़मानत नहीं मिली है। तो ये तो 2 यानी एक ही बात को लेकर के 2 राय सामने आ रही है। तो ये बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ हो गई है सर आज़ादी। दूसरी सर एक ये भी तो देखना चाहिए अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप ऐसी कोई चीज़ ना करें, जिससे जिस समाज में रह रहे हैं उसमें ही दूरियाँ पैदा हो जाएँ। तो दूसरा एंगल भी तो देखना चाहिए। जिस समाज में आप रह रहे हैं, वो वहीं वहीं उन्हीं के लोग आपस में अगर लड़ने लग जाएँ, उनके बीच नफ़रत पैदा हो जाए, तो ये भी तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सोसाइटी में ऐसा ना होने दें। क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म असर तो आने वाली जनरेशन पे पड़ेगा, आने वाली नस्लों पे पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, हमें अपनी बात करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसकी सीमा तय होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप दोनों तरफ से अब हमारे यहाँ भी मैं इस बात को कहता हूँ कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो एक जो दायरा है, एक जो हद है उससे क्रॉस करके हमारे जो हिंदू भाई-बहन हैं उनके बारे में या उनकी देवी-देवताओं के बारे में बात कह जाते हैं। जैसा हमने देखा कि मौलाना जर्जीस था, वो खुले तौर पर हिंदू देवी-देवताओं को गाली और अपमानजनक चीज़ें करता था। कोर्ट ने उसको सज़ा दी और होनी भी चाहिए, हम लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। या ज़ाकिर नाइक के बारे में बहुत सारी ऐसी बात कही जाती है कि उन्होंने अपमानजनक चीज़ें की, हम लोगों ने क्लियरली रिजेक्ट किया, रेडिकलाइजेशन या एक्सट्रीमिज़्म को रिजेक्ट किया। तो ये चीज़ समझने की है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी से दूसरे समुदाय या समाज के बीच में विभाजन नहीं पैदा होना चाहिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल्स दिए और एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि आपकी आज़ादी वहीं पर ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। आप अपनी छड़ी घुमा सकते हैं, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि छड़ी घुमाते हुए आप मेरी नाक तोड़ दें। और बिल्कुल। एक फ़िल्म याद आ रही है, उसका ज़िक्र करना मुझे ज़रूरी लगा, परजानिया। गुजरात दंगों पे ये फ़िल्म बनी थी परजानिया और अभिव्यक्ति की इतनी आज़ादी थी कि उस फ़िल्म को आज तक गुजरात में किसी भी सिनेमा हॉल में दिखाया नहीं जा सका और अब आप ढूँढेंगे तो वो फ़िल्म आपको कहीं नहीं मिलेगी। बेसिकली वो फ़िल्म रिलीज़ हो ही नहीं पाई ठीक से। तो अगर आज़ादी है तो फिर दोनों तरफ होना चाहिए, लेकिन मैं आपके इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि आज़ादी का मतलब नफ़रत फैलाने की आज़ादी, झूठ बोलने की आज़ादी, आज़ादी का मतलब गालियाँ देने की आज़ादी नहीं है, कतई नहीं है। आपको एक लिमिट होनी चाहिए जिस लिमिट में आप अपनी बात रख सकते हैं। बहुत सारी बातें आपसे करनी थी लेकिन जो फैक्ट चेक का काम आप करते हैं, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान में ये होता है कि जो वायरल हो जाता है, माना जाता है वही काम कर रहा है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो लोग वायरल हुए हैं कई लोग। लेकिन आप चुपचाप छोटे से दफ्तर में अपने बैठ के और बड़ा-बड़ा जो बंक करने का काम है, तमाम सारी फ्रॉड चीज़ों को बंक करने का, मुझे याद है पाकिस्तानी अकाउंट से जब जंग के वक़्त तमाम सारी चीज़ें पोस्ट हो रही थी, सबसे पहले आप लेकर आए थे। मुझे याद जी। है, मैं तो जानता हूँ, बाकी लोग जाने या ना जाने। तो वो काम आप किस तरह से कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ दर्शक थोड़ा-सा आपके उस काम के बारे में भी जान जाएँ। देखिए सर हमारा संगठन डीफ्रैग डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन ये फेक खबरें जो चलती हैं उनको उनकी पड़ताल करके उनकी सच्चाई सामने लाता है और हमारी कोशिश रहती है कि जो सही चीज़ें हैं वो सामने आएँ। अभी जिसका आपने ज़िक्र किया कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही थी, तो हमने देखा कि बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है और हैरत ये थी कि ऐसे अकाउंट चल रहे थे जो पाकिस्तान से वो अकाउंट ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन इंडियन नेवी के नाम पे, इंडियन आर्मी के नाम पे और वो 10 अगर ट्वीट कर रहे हैं, तो 8 ट्वीट वो अ, इंडिया के टेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन 2 वो ऐसा कर दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के हैं। हमारे बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े-बड़े यूट्यूबर और जो है सोशल मीडिया के, वो लोग भी उसको फ़ॉलो कर रहे थे और उसको उसी की बात को आगे एम्प्लीफाई कर रहे थे। तो हमारा सर काम ये है कि जनता को जागरूक करें, जो सच्चाई है वो सामने लेके आएँ, बगैर किसी बायसनेस के। हमारे राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर कहीं भी की किसी भी तरफ से अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है तो वो आए। दूसरा सर एक इम्पोर्टेंट काम जो क्रॉस बॉर्डर मिस इन्फॉर्मेशन है,
ये अभी हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ गया है। बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब होता है तब तो वॉर या कोई ऐसी सिचुएशन तब तो चलता ही, लेकिन कोई ना कोई इवेंट होता रहता है तब भी बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन चलता है। इसी तरीके से चाइना का है, इसी तरीके से तुर्की का भी बहुत तेजी के साथ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बहुत तेजी से चल रहा है। तो हम लोग इन चीजों को डिबंक करते हैं। अभी सर मैं लेटेस्ट एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा कि अभी जो बिहार में जो ये आधार कार्ड को लेकर के जो चर्चा की जा रही है कि साहब जो है मुस्लिम वोटर जो हैं वो तो 1 लाख हैं और आधार कार्ड 1.5 लाख 2 लाख भर गए। तो इसमें इसको भी हमने अभी डिबंक किया है और आज हम अभी स्टोरी डालेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, एक आम इंसान भी डिबंक कर सकता है इस मिथ को जो अभी चलाया जा रहा है। सर आधार कार्ड और वोटर आईडी में बहुत फर्क है। वोटर आईडी उसी की बनेगी जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर होगी। आधार कार्ड तो बच्चा पैदा हुआ उसका भी आधार कार्ड जरूरी है। तो अगर बिल्कुल। वोटर आईडी 1 लाख है और आधार कार्ड वहां 1.5 लाख बने हैं, या वोटर आईडी की परसेंटेज जो है उस आधार कार्ड के हिसाब से अगर रेशियो में देखेंगे तो 150% है, 200% है, तो ये तो होना लाजमी है। क्योंकि आधार कार्ड तो सभी का बनेगा, वोटर आईडी तो सिर्फ उन्हीं का बनेगा जिसकी एज 18 क्रॉस कर गई है। दूसरी बालिग सर होंगे जो। जी, दूसरी सर इंपॉर्टेंट बात कि देखिए आधार कार्ड तो कंपलसरी है बनाना ही बनाना। वोटर आईडी सर हम जिस सोसाइटी में हम आप रह रहे हैं आप जरा देख ले तो 10-15% लोगों के पास तो वोटर आईडी वैसे नहीं होता है। प्लस माइग्रेंट लोगों का जो जाके कहीं बाहर काम कर रहे हैं वो इंटरेस्ट नहीं रखते कि वो वोटर आईडी कार्ड बनवाएं, वो बाहर रह रहे हैं। तो ये जो चीजें फैलाई जा रही हैं एक मीडिया के एक तबके के जरिए, ये भी मिसलीडिंग है और ये भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी और कम्युनिटी को डिमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें तो इस तरह का भी असर हम लोग फैक्ट चेक करने की कोशिश करते हैं ताकि देश और समाज के लोगों को जागरूक कर सकें। नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप और उसको आपको और ज़्यादा सफलता मिले मैं चाहूँगा। मैंने वो अकाउंट जो है डिफ्रैक्ट का वो दे दिया है, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो करें, ट्विटर पे जुड़ें उनके साथ। आखिरी में जानना चाहूँगा कि आगे इसकी क्या प्रक्रिया होगी? आपने जिस तरह से बताया कि अभी तो स्टे मिला है, तो आगे इसकी क्या प्रक्रिया होगी और आप लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर हाई कोर्ट में हम लोग गए, हाई कोर्ट ने तो अभी स्टे दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस पर जो अगली सुनवाई होगी, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है, तो हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेगी और कोई भी सरकार हो सर उसके सामने रियल जो राष्ट्रीय एकता अखंडता है वो जरूरी होना चाहिए। सरकार, मेरी भी सरकार से यहाँ गुजारिश ये है कि आप पॉलिटिकल ये मूवी आने का टाइमिंग है, ये बिहार इलेक्शन से भी कुछ लोग देख रहे हैं इसको जोड़ करके, तो हर जगह सरकार बनाना सरकार गिराना पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप चले जाएंगे देश बाकी रहेगा। देश में आने वाली नस्लों को हम कैसा समाज दे के जा रहे हैं ये हमें देखना चाहिए। वो आपको कैसे याद करेंगी 20 साल बाद 25 साल बाद, कि नफरत फैलेगी या एकता रहेगी या मिलजुल के रहेंगे, तो ये इतिहास तय करेगा। तो सरकार बनाने सरकार गिराने या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए समाज को ना बांटिए, समाज को एक मोहब्बत का एक अमन का पैगाम देते जाइए ताकि नस्लें आपको अच्छे ढंग से याद करें। बिल्कुल, हम लोग लगातार जो काम कर रहे हैं, लगातार जो बातें कर रहे हैं, उसके मूल में यही है कि समाज के अंदर घृणा नहीं, शांति होनी चाहिए, समाज के अंदर नफ़रत नहीं, अमन होना चाहिए। और बिल्कुल ठीक बात कही, बहुत सही जगह पर पिन पॉइंट किया सुजात भाई ने कि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। हम जब पैदा हुए, उसके पहले भी बहुत सारी सरकारें थीं और हमारे मरने के बाद भी बहुत सारी सरकारें रहेंगी, हमारी ज़िंदगी में तो हैं ही। लेकिन समाज जब एक बार सड़ना शुरू हो जाता है, समाज एक बार जब बर्बाद हो जाना शुरू हो जाता है, फिर उसको बचा पाना, फिर उसको उसी तरह से हरा-भरा कर पाना आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम होता है। कई नस्लें लग जाती हैं सोसाइटी को बनाने में, इसलिए सोसाइटी की जड़ों में जो नफ़रत का ज़हर लगातार घोला जा रहा है, वो हरे-भरे पेड़ को बिल्कुल बंजर कर देने की साजिश जैसा है, उससे बचना चाहिए। मैं माननीय हाई कोर्ट के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने संज्ञान लिया और फिलहाल स्टे दिया। और सुजात भाई के शब्दों में ही शब्द मिलाकर मैं कहना चाहूंगा कि सरकार भी इसको जरा देखे, समझे कि इस तरह की नफरत किस तरह से देश और दुनिया में हमारा नुकसान करने वाली है और इस तरह की फिल्मों, इस तरह की चीजों को बनने पर रोक लगाए बजाय बढ़ावा देने की। बहुत शुक्रिया सुजात भाई, आप बिजी रहते हैं, आपने टाइम बहुत निकाला, बहुत आप आए, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।